नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी और आज की इस मर्डर मिस्ट्री में हर सच के पीछे छुपा है एक खतरनाक झूठ। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस, थ्रिल और रहस्य से भरी इस कहानी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पार्ट 4। अंकिता आई। विजय के कहने पर कुर्सी पर बैठ गई। उसके टॉप का ऊपरी बटन अब भी खुला हुआ था, पर चेहरे की आभा गायब थी। गमगीन नजर आ रही थी वह, आंखें ऐसी जैसे खूब रोई हो। उन आंखों में झांकते विजय ने सीधा सवाल किया, बिजलानी से तुम्हारा क्या रिश्ता था? वह थोड़ी चौंकती सी नजर आई, फिर संभल कर बोली, वैसे तो वे मेरे बॉस थे, लेकिन बॉस से भी पहले अंकल थे। अंकल? विजय ने हर अक्षर को निचोड़ा। हाँ, वह जल्दी से बोली। क्यों? क्यों से मतलब? आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? वह अपसेट नजर आई। अंकल शब्द भी आपने अजीब लहजे में कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता तुम्हारे और बिजलानी के बीच अंकल वाला रिश्ता रह गया था। क्यों? क्यों लगता है आपको ऐसा? उसके हलक से जो आवाज निकली वह चीख जैसी थी, क्योंकि कुछ दिनों से वे तुमसे कुछ ज्यादा ही बातें करते थे। अपने फेस पर उभर आई घबराहट को छुपाने के लिए वह पुनः चीखी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कहने के साथ विजय ने अपनी जेब से बिजलानी का मोबाइल निकालकर मेज पर रख दिया। यहाँ यह लिखा जाए तो गलत न होगा कि रघुनाथ और विकास की समझ में विजय की बातों का आधार आ गया था और अंकिता तो आंखें फाड़ फाड़ कर मोबाइल को देखने लगी थी। बोली, मैं अब भी नहीं समझी कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस मोबाइल को पहचानती हो न? हाँ, यह सर का मोबाइल है। इसका रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वे तुमसे कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। तो इसमें ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे ऐसे अंदाज में पूछताछ कर रहे हैं? काम के सिलसिले में वे अक्सर बातें करते रहते थे। ऐसी जरूरत उन्हें क्यों पड़ती थी? मैं आपके सवालों का मतलब नहीं समझ पा रही। ऑफिस में, इसी इमारत में मौजूद उस ऑफिस में जिसमें कुछ देर पहले हम सब थे, तुम और वो साथ साथ बैठे होते थे, फिर बार बार फोन पर बातें करने की क्या जरूरत थी? काम से कनेक्टेड बातें तो वहां हो ही जाया करती होंगी। वहां भी होती थीं और फोन पर भी। फोन पर तब होती थीं जब वे या तो कोर्ट में होते थे या अपने बेडरूम में और मैं ऑफिस में अपना काम कर रही होती थी। उस वक्त अगर उन्हें कुछ याद आता था तो फोन पर निर्देश देते थे। काम से रिलेटेड? उसने उल्टा सवाल किया, आपको क्या लगता है? रिकॉर्ड बता रहा है, बातें कुछ ज्यादा ही लंबी होती थीं। केस से संबंधित पॉइंट्स वे डिटेल में समझाया करते थे ताकि मैं कुछ उल्टा सीधा टाइप न कर दूं। उसमें टाइम तो लगता ही था। यह सिलसिला पिछले कुछ ही दिन से चालू हुआ था, करीब 1 महीना पहले से। मोबाइल का रिकॉर्ड बता रहा है, उससे पहले तुम्हारे बीच इतनी लंबी लंबी बातें नहीं होती थीं। शायद आपकी जानकारी में हो, करीब 1 महीना पहले ही कान्हा मर्डर केस पर निचली कोर्ट का फैसला आया है। इन दिनों वे उस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे थे। हर पॉइंट पर कभी उनका कुछ विचार बनता था, कभी कुछ, यानी उनके अपने ही विचार चेंज होते रहते थे। इसलिए वे अक्सर फोन करते थे कि अंकिता, हमने जो तुमसे यह लिखने के लिए कहा था, उसकी जगह वह लिख दो। और तुम लिख देती थीं। मेरा तो काम ही उनके कहे को फॉलो करना था। कई बार बिजलानी ने तुम्हें रात को भी फोन किया, 11 बजे, 12 बजे, यहाँ तक कि 1:30 बजे भी।
हमारे ख्याल से उस वक्त तुम ऑफिस में नहीं बल्कि अपने घर पर होती होगी। बिल्कुल होती थी और वे फोन करते थे। अब वह पूरी हनक के साथ जवाब दे रही थी। ऐसा तब होता था जब उनके दिमाग में रात के वक्त कोई पॉइंट आता था। वे कहते थे, रात के इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी अंकिता, मगर हमने इसी वक्त फोन इसलिए किया कि कहीं सुबह तक ये पॉइंट दिमाग से निकल न जाए। उस अवस्था में तुम याद रखना। क्या वे उस वक्त ड्रिंक किए हुए होते थे? हाँ, उसने दबी सी आवाज में कहा, ऐसा तो था। उसी हालत में आदमी को यह डर हो सकता है कि जो पॉइंट इस वक्त दिमाग में आ रहा है वो सुबह तक उड़नछू हो सकता है। अंकिता चुप रह गई। अब विजय ने बहुत गौर से उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए पूछा था, ऐसे किसी समय पर उन्होंने कभी कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी? माँ, मतलब वह सकपकाती नजर आई। विजय से ठीक से आंखें भी नहीं मिलाए रख पाई थी वह। का कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका इशारा कैसी बातों की तरफ है जिनका किसी केस से संबंध न हो? भला ऐसी बातें क्यों करते वे कर जाते हैं? रात के वक्त नशे में लोग अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी अपेक्षा उनसे दिन में सामान्य अवस्था में नहीं की जा सकती। या यूं भी कहा जा सकता है कि जिन बातों को वे सामान्य अवस्था में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उन्हें रात में नशे में होने के बहाने पर सवार होकर कह जाते हैं। नहीं, उसके जबड़े कस गए थे। ऐसी तो कभी कोई बात नहीं कही उन्होंने। कोई ऐसी बात जो अंकल के रिश्ते से मेल न खाती हो? नहीं नहीं नहीं। अचानक वह चिल्ला पड़ी, कितनी बार सफाई दूं आपको? बार बार इस किस्म के सवाल करने का आखिर मतलब क्या है? वे मेरे अंकल थे, पिता समान थे, ठीक वैसे ही जैसे रिप्पी के पिता हैं। और आप हैं कि सिर्फ फोन कॉल्स के बेस पर जाने उनके और मेरे बीच क्या रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तुम तो बुरा मान गई मोहतरमा। भला हम कौन होते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कोई नया रिश्ता जोड़ने वाले? उसके तेवर और हालत देखते हुए विजय ने तुरंत पैंतरा बदल लिया था। पूछताछ करना हमारा काम है। उनके फोन में तुम्हें की गई कॉल्स कुछ ज्यादा ही थीं, इसलिए यह सब पूछना पड़ा। और मेरे ख्याल से मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। वह उखड़ गई थी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? कमाल कर रही हो, पहले ही कह देती। हम क्या तुम्हें जाने से रोकने वाले थे? और फिर अंकिता बगैर कुछ कहे एक झटके से उठी और तमतमाई सी अवस्था दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वह दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी कि विजय ने कहा, रिप्पी को भेज देना। न वह ठिठकी, न घूमी और न ही जवाब में कुछ कहा। बस हवा के तेज झोंके की तरह बाहर निकल गई। उसका जाना था कि रघुनाथ ने कहा, तो यह था तुम्हारा आधार कार्ड। हमारे बताए बगैर समझने के लिए शुक्रिया तुलाराशि। पर गुरु विकास बोला, सोच तो शायद आप ठीक ही रहे हैं। मुझे भी इनके संबंधों में गड़बड़ नजर आई। वो कैसे? कभी टूटती सी। कम से कम ऐसे रिएक्शंस तो नहीं थे उसके जैसे। ऐसे आरोप लगने पर एक इनोसेंट लड़की के होने चाहिए थे। क्यों? एक इनोसेंट लड़की को क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल से तो उसे भड़क जाना चाहिए था। भड़की कब नहीं वह? भड़की तो इतनी ज्यादा कि फौरन ही हमारे सामने से उठकर चली गई। मुझे नहीं लगा कि ऐसा उसने भड़कने की वजह से किया। और क्या लगा कि वह आपके सवालों के कारण खुद को कंफर्टेबल नहीं पा रही थी, इसलिए।
एक लंबे हुंकार के साथ विजय ने उस बुजुर्ग की तरह गर्दन हिलाई जो किसी युवा की बात पर विचार कर रहा हो। विकास आगे बोला, मेरे ख्याल से आपने एक गलती की। खुदा तो हम हैं नहीं प्यारे, इंसानी हैं। गलतियां करना हमारी फितरत होता है, मगर फिलहाल क्या गलती की? उसे उगलो। आपको उसका मोबाइल भी चेक करना चाहिए था। उससे क्या होता? मुमकिन है दोनों के संबंधों के बारे में कुछ और पता लगता। कम से कम फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं लगी, क्योंकि उसके फोन से बिजलानी के फोन पर की गई कॉलें सामान्य थीं और असामान्य टाइम पर तो एक भी नहीं थी। विकास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रिप्पी कमरे में आ गई। आहट सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा। विजय ने महसूस किया वह बुरी तरह रोई थी और इस समय थोड़ी सहमी हुई भी थी। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ इल्म हो कि क्या पूछा जाएगा और वह उन सवालों का सामना न करना चाहती हो। विजय ने उसे भी सामने वाली चेयर पर बैठाने के बाद सामान्य स्वर में कहा, हमें मालूम है इस वक्त तुम किसी भी सवाल का जवाब देने की मानसिक अवस्था में नहीं हो, इसलिए केवल एक सवाल पूछेंगे और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। रिप्पी ने अपनी भीगी आंखें विजय की तरफ उठाईं। उनमें प्रश्न था, क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच इन दिनों क्या चल रहा था? क्या चल रहा था से क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें अपने पापा से कोई शिकायत थी? नहीं तो? क्यों? रिप्पी सकपकाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अपने पापा से कोई शिकायत नहीं थी तुम्हें? कितनी बार कहूं नहीं? तो फिर बंद दरवाजे को पीटते वक्त तुमने ये क्यों कहा था कि दरवाजा खोलो पापा? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ओह, आप वो पूछ रहे हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी ही बता दो। परसों ही पापा दुबई से लौटे थे। जब वे गए थे तो मैंने सोनी का कैमरा लाने के लिए कहा था, मगर अपने काम की व्यस्तता के कारण वे कैमरा नहीं ला सके। मैं नाराज हो गई। उन्होंने सॉरी कहा। यह भी कहा कि इसी हफ्ते में किसी से मंगा देंगे, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं हुआ। तभी से उनसे बात नहीं कर रही थी। क्या उस पल तुम्हें यह लगा था कि तुम्हारे पापा ने कैमरा न ला पाने के कारण खुद पर गोली चला ली है? हाँ, मुझे यही लगा था। तभी तो वैसा कह रही थी। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? क्या कोई पिता अपनी बेटी के लिए कैमरा जैसी मामूली चीज न ला पाने के कारण इतना आत्मघाती कदम उठा सकता है? आप मेरे और पापा के बीच के रिश्ते को नहीं समझ सकते। वे मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि एक दिन भी इस बात को नहीं सह सकते थे कि मैं उनसे नाराज हूं, जबकि आज वह तीसरा दिन था जब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। इसीलिए उस वक्त मुझे लगा कि कहीं उन्होंने निराश होकर खुद को डोट। उसने स्वयं अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हम फिर कहेंगे। बात हमें जंच नहीं रही, क्योंकि इतनी छोटी सी बात पर कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या आदमी तभी करता है जब उसे लगे कि जीने से मर जाना बेहतर है। मैं आपसे सहमत हूँ। रिप्पी ने तुरंत ही हथियार डाल दिए थे। बाद में मुझे लगा कि हड़बड़ाहट के उस दौर में मेरे दिमाग में गलत ख्याल आया था। खुद पर गोली चलाने के पीछे इतना छोटा कारण नहीं हो सकता। यकीनन कोई बड़ी वजह थी। वो क्या हो सकती है? काफी सोचने के बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकिता से तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं? अंकिता, वह चौकती सी नजर आई। वह मेरी फ्रेंड है। या थी? मतलब? सीधा जवाब दो। अंकिता तुम्हारी फ्रेंड थी या अभी भी है? वह पूरी मजबूती से बोली है।
इसका मतलब तुम्हें अपने पापा और अंकिता के बीच बने नए रिश्ते के बारे में नहीं मालूम। नया रिश्ता? वह चौंकी। कौन सा नया रिश्ता? वो जिसके बारे में अगर तुम्हें पता लग जाता तो वह तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह जाती। रिप्पी के चेहरे पर पीलापन छा गया। देखती रह गई वह विजय की तरफ। फिर बोली, आप कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? छोड़ो, विजय ने कहा, तुम जा सकती हो। नहीं, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। आपको बताना होगा कि आपने कौन से रिश्ते की बात की। इससे पहले कि विजय कुछ कह पाता कमरे के बाहर से भागते कदमों की आवाज आई। सबने पलटकर उधर देखा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता धड़ाक की जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। बदहवास सी अवस्था में दौड़ता हुआ राजन सरकार अंदर आया। वह लगातार विजय विजय चीख रहा था। क्या हुआ हुजूरे आला? विजय ने पूछा। आप हमें इस तरह क्यों पुकार रहे हैं, जैसे मजनू गलीगली लैला को पुकारता था? इंदु का अपहरण हो गया। इंदु? विजय चौंका। मेरी पत्नी? इसमें शक नहीं कि विजय जैसे शख्स के दिमाग को भी झटका लगा था, इसीलिए वह अपने स्थान से खड़ा हो गया था, लेकिन फिर तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके सदाबहार टोन में बोला, पर तुम्हें यह आकाशवाणी हुई कहां से? अभी अभी मिसेस चंदानी का फोन आया है। चंदानी शब्द सुनकर विजय के होठों पर रहस्यमय मुस्कान उभरी थी। बोला, क्या हम जाने सकते हैं यह मोहतरमा कौन हुई? हमारी पड़ोसन, एक 76 में रहती है। विजय के मुंह से बस यही शब्द निकले को वो। राजन सरकार की कार भीड़ भरी सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। उसके पीछे विकास की पजेरो थी। पजेरो के पीछे रघुनाथ की लाल बत्ती लगी सरकारी गाड़ी और उसके पीछे थी वर्दी वालों से भरी वह जीप जो सिक्योरिटी के रूप में रघुनाथ के साथ रहती थी। राजन सरकार की गाड़ी में इस वक्त सिर्फ ड्राइवर था जो उसे ड्राइव कर रहा था, क्योंकि राजन विजय, विकास और धनुष टंकार के साथ विकास की पजेरो में था। पजेरो में अपने साथ उसे खुद विजय ने बैठाया था। विकास ड्राइव कर रहा था। धनुष टंकार कंडक्टर सीट पर बैठा सिगार फूंक रहा था। विजय और राजन सरकार पिछली सीटों पर थे। गाड़ी में खामोशी व्याप्त थी। एकाएक विजय ने राजन सरकार से पूछा, गूंगे बने क्यों बैठे हो सरकारे आलम? राजन सरकार की विचार तंद्रा भंग हुई। और क्या कहा मिसेस चंदानी ने? मिसेस चंदानी पर उसने खासा जोर दिया था। बहुत घबराई हुई थी। कह रही थी वे 4 थे। चारों ने अपने चेहरे के काले चश्मे और रुमाल से ढक रखे थे। उन्होंने इंदु को मारुति वैन में डाला और फरार हो गए। कौन हो सकते हैं वे? मैं क्या कह सकता हूँ? आप नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? विजय बोला, कम से कम इतना इल्म तो आपको होना ही चाहिए कि आपकी पत्नी को कौन और किस मकसद से किडनैप कर सकता है। इस बारे में मुझे कतई कोई इल्म नहीं है, बल्कि मैं तो यह सोच रहा हूं कि किसी ने ऐसा किया क्यों? किसी को इंदु के अपहरण से क्या मिल जाएगा और मेरी इंदु इस वक्त किस हालत में होगी? पहले अशोक बिजलानी का 1/2, उसके तुरंत बाद आपकी धर्मपत्नी का किडनैप। कोर्ट में खाज ये कि दोनों काम हमारे रीइन्वेस्टिगेशन पर निकलते ही हो गए। क्यों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करो सरकारे आली, कोशिश करो समझने की, क्योंकि बगैर समझे न तुम्हारा काम चलने वाला है न हमारा। विजय कहता चला गया, इन घटनाओं को अंजाम देने वाला जो भी है, इतनी जल्दी में क्यों है? क्यों हमें सांस तक नहीं लेने दे रहा? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि अशोक बिजलानी की सुसाइड और इंदु के किडनैप के पीछे एक ही आदमी है? आदमी एक ही है या 10-20?
यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी जरूर मालूम पड़ रही हैं। वो कैसे? कान्हा मर्डर केस को 1 साल हो गया। इतने लंबे अंतराल में कोई और ऐसी आपराधिक घटना नहीं घटी जिसे आपसे जोड़ा जा सके, पर मदद के लिए हमारे पास पहुंचते ही, बल्कि यह कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि हमारे रीइन्वेस्टिगेशन पर निकलते ही घटनाएं शुरू हो गईं। घटनाएं भी इतनी तेजी से कि अभी ठीक से पहली घटना को समझ भी नहीं पाए थे कि दूसरी सामने आ गई। आखिर राज क्या है इसका? सवालिया चिन्ह बना राजन विजय की तरफ देखता रहा। तुम भी अपनी समझदानी के कपाट खोलो दिलजले, विजय विकास से मुखातिब हुआ। क्या तुम्हारी खोपड़ी में कुछ घुसा? मेरे ख्याल से अपराधी बौखला गया है। कारण? आपका रीइन्वेस्टिगेशन पर निकलना। तुम्हारे मुताबिक यदि अपराधी इस हद तक कामयाब हो चुका है कि उसने सरकार दंपत्ति को कोर्ट से सजा तक करा दी, तो हमारे ही निकल पड़ने पर इतना क्यों बौखलाएगा? सोचेगा जिस तरह अब तक चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा हूँ उसी तरह देखता रहूं। विजय नाम का ये गधा ही क्या कर लेगा? राजनगर की तो बात ही छोड़ दीजिए गुरु, पूरे देश में बल्कि दुनिया में ऐसा शायद एक भी शख्स न मिले जो यह न मानता हो कि जिस केस पर विजय गुरु निकल पड़े हैं उसका असल अपराधी ज्यादा दिन तक पर्दे के पीछे छुपा रह सकता है। बटरिंग का कारण? ये बटरिंग नहीं गुरु, वास्तविकता है। और इसी वास्तविकता के कारण मेरा यह मानना है कि शायद इसी बात से घबराकर उसने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, जो अब तक यह माने शांत बैठा था कि कदम कदम पर वही होगा जो उसने रच रखा है, इसलिए उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब वह यह मान रहा है कि वह हमें अपनी उल्टी सीधी हरकतों में उलझा लेगा। इस मामले में भी यही लग रहा है। जो मुजरिम एक बार षड्यंत्र रचने के बाद अब तक खामोशी साधे राजन सरकार अंकल की बर्बादी का तमाशा देख रहा था और यह सोच रहा था कि अब उसे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग में आपके सक्रिय होते ही खलबली मच गई है। तुम्हारी थ्योरी को सच मान लिया जाए तो सवाल यह उठता है कि उसे हमारे सक्रिय होने का पता कैसे लगा। ये तो आपने बहुत ही बचकानी बात कह दी गुरु। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर न रखे। सरकार अंकल जिसके भी शिकार हैं, वह 24 घंटे इन पर नजर रखे हुए होगा और उसने जान लिया होगा कि आप निकल पड़े हैं। बच्चे तो हम हैं ही दिलजले, बचकानी बात हम नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगे जिसके पैर कब्र में लटक चुके हैं? अब आप मजाक करने लगे। अजी मजाक करें हमारे दुश्मन। खैर, यह सवाल हमारे सामने जहरीले नाग की तरह फन उठाए खड़ा है कि अगर कोई सरकारे आलम पर नजर रखे हुए है तो अब तक हमारी गिद्ध जैसी दृष्टि के दायरे में क्यों नहीं आया? पीछे उसने जो कुछ किया वह बताता है गुरु कि वह उतना फुद्दू भी नहीं है कि आपको पहली ही नजर में नजर आ जाए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वह कोई बहुत ही शातिर शख्स है। इतना शातिर कि जिसने पुलिस, मीडिया और पब्लिक को ही नहीं बल्कि कोर्ट तक को वही सच मानने पर मजबूर कर दिया है जो वह चाहता है। इतनी आसानी से वह आपके हाथ भी नहीं आएगा। तुम तो यार दोनों हाथों में लड्डू लेकर मटर गश्ती करते घूम रहे हो। एक तरफ हमारी बटरिंग भी कर डाली और दूसरी तरफ अपराधी को जादूगर भी बता डाला। दोनों ही बात सच हैं गुरु। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि इस टकराव में मजा आएगा। आपके हाथ भी वह आसानी से आने वाला नहीं है। बहुत छकाएगा लेकिन केवल छका ही सकेगा। मैं जानता हूं अंततः आपके हाथ उसके गिरेबान पर होंगे। जब होंगे तब होंगे। फिलहाल तो हमारी खोपड़ी झन्नाट हुई पड़ी है दिलजले।
दिमाग का काफी मलूदा निकालने के बावजूद नहीं समझ पा रहे कि किसी ने मिसेस सरकार को किस मकसद से किडनैप किया होगा, और विजय ने अपनी बात खुद अधूरी छोड़ दी। विकास को पूछना पड़ा, चुप क्यों हो गए गुरु? इस बार विजय विकास के सवाल का जवाब देने की जगह राजन सरकार से मुखातिब होता बोला, मिसेस चंदानी का पूरा नाम क्या है? सरकारे आलम कंचन चंदानी। विजय ने ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई लड़का अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में पूछ रहा हो। कुछ और बताइए न उनके बारे में। विजय की टोन के कारण राजन बुरी तरह बौखला गया था। मुंह से निकला, और क्या बताऊं? आपकी कैसी पट रही है उनसे? ओह! जैसे अचानक बात राजन की समझ में आई। तुम शायद उन मीडिया रिपोर्ट्स के कारण ऐसा पूछ रहे हो जो पिछले साल अखबारों की सुर्खियां बनी थीं। न्यूज चैनल्स की भी। विजय ने बात पूरी की। तुम समझ सकते हो विजय, बल्कि अब तो देश का बच्चा बच्चा समझता है कि अखबार और न्यूज चैनल्स को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चटपटी और सनसनीखेज न्यूज चाहिए। इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती कि उनकी इस कुछ देर की सनसनी से किसी की पारिवारिक लाइफ समाप्त हो सकती है या पूरा करियर तबाह हो सकता है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके और कंचन चंदानी के बीच कभी कोई अफेयर नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा, राजन सरकार ने दृढ़तापूर्वक कहा। यदि कहीं धुआं नजर आता है तो कहीं न कहीं आग जरूर लगी होती है सरकारे आली। भले ही वह आग किसी ने अपने घर के कूड़े करकट में ही क्यों न लगाई हो। पता नहीं तुम बात कौन सी भाषा में करते हो। बोलते तो हुजूर हम हिंदी ही हैं। ये अलग बात है कि सामने वाले की समझदानी में घुसकर वो बिंदी बन जाती है। विजय सदाबहार टोन में कहता चला गया, हमारे कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं छोटी मोटी आग तो जरूर लगी होगी जो धुआं उठा। माना कि अखबारों में तिल को ताड़ बना दिया जाता है, मगर तिल तो कहीं न कहीं होता ही है जनाब। बगैर तिल के खबरची भी ताड़ नहीं बना सकते। आप फिर कहेंगे कि हम पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक्सेल से धोकर साफ कर देते हैं कि आपके और कंचन चंदानी के बीच कुछ तो रहा होगा जिसे लेकर खबरचियों ने इतना तूफान उतारा। यहाँ तक लिख दिया कि आपके और कंचन चंदानी के संबंधों की जानकारी आपके बेटे कान्हा को हो गई थी। वह आपके भेद को सबके सामने खोल देने की धमकी देता था। उसकी हत्या का एक कारण यह भी हो सकता है जब आपने उसे मीना के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो उसने आपको धमकी दी होगी। बस विजय लगभग चीखने की सी हालत में कहते हुए राजन सरकार ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। इसमें नया क्या कहा हमने? वही दोहराया है जो अखबारों में छपता रहा है। फिर कानों पर हाथ रखने वाली क्या बात हो गई? तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। तुम्हारे मुंह से अपने लिए यह सब सुनना मेरे लिए शर्मनाक है। इसे मेरा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मुझे यह दिन देखना पड़ा। जब तक हम इस केस पर काम कर रहे हैं तब तक आपको यह भूलना पड़ेगा कि हम आपके दोस्त के बेटे हैं। कोशिश कर रहा हूं। तो जवाब दीजिए, ऐसा क्या हुआ था कि वह अफवाह? हाँ, फिलहाल हम उसे अफवाह ही कह रहे हैं। उड़ी। बहरहाल आपके आसपास अन्य महिलाएं भी रहती होंगी। ऐसा क्या कारण बना कि पुलिस ने कंचन चंदानी से ही आपका नाम जोड़ा? सच्चाई यह है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वह इस तरह बोला जैसे स्पष्टीकरण देना भी शर्मनाक लग रहा हो। बस इतना जानता हूँ कि उस वक्त मैं बुरी तरह चौंका था जब राघवन ने इस बारे में पहला सवाल किया था, बल्कि चौंकने से ज्यादा गुस्से में आ गया था। हलक फाड़कर चीख पड़ा था। राघवन से पूछा था कि तुम मुझ पर और कंचन पर ऐसी गंदगी कैसे उछाल सकते हो। उसने क्या जवाब दिया?
कहने लगा, ऐसी बातें पता लगाने के पुलिस के अपने सूत्र होते हैं और उनके बारे में हम किसी को बताया नहीं करते। एक्यूज को तो किसी भी हालत में नहीं। यानी उसने नहीं बताया? नहीं। बाद में भी किसी अन्य सूत्र से भी आपको पता नहीं लग सका कि यह कीचड़ उसने किस बेस पर उछाली थी? नहीं। और उस वक्त तो मैं न केवल आश्चर्यचकित रह गया बल्कि ग्लानि से डूब मरने का जी चाहा जब एक न्यूज चैनल पर देखा कि पुलिस ने अपनी मनगढ़ंत कहानी का संबंध मेरे बेटे के मर्डर से जोड़ दिया है। चैनल पर कहा जा रहा था कि कान्हा को मेरे और चांदनी के संबंधों का पता लग गया था और उसने मुझे उस बारे में सबको बता देने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उस पर आपने कुछ किया नहीं। जब तुम इतना सब जानते हो तो यह भी जानते होगे कि मैंने अगले ही दिन प्रेस से कहा था कि यह सब झूठ और पुलिस की बनाई हुई मनगढ़ंत स्टोरी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर इस बारे में कंचन चंदानी ने कभी कुछ नहीं कहा। वह बेचारी क्या कहती? उसके कुछ भी कहने का मतलब अपनी ही छिछालेदारी कराना था। मिस्टर चंदानी कहते, उनका कहना भी यही था कि वे अपनी और अपनी पत्नी की और ज्यादा छिछालेदारी नहीं कराना चाहते। आपके और उनके संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे। पड़ोसी तो और भी कई हैं। बल्कि पार्क में रहने वाले सभी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मिस्टर चंदानी से शुरू से ही घरेलू संबंध हैं। एक दूसरे के घरों में आना जाना है। था या है? है। विजय ने अगले सवाल के लिए मुंह खोला ही था कि विकास की आवाज कानों में पड़ी, शायद हम पहुंच गए हैं गुरु। विजय ने विंडस्क्रीन के पार देखा, वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस भी नजर आ रही थी। राजन सरकार की गाड़ी ड्राइवर ने भीड़ के करीब खड़ी कर दी थी। राघवन मजूमदार। जी हां। उस इंस्पेक्टर के सीने पर लगी नेम प्लेट पर यही लिखा था, जिसने आगे बढ़कर रघुनाथ को जोरदार सलूट ठोका। रघुनाथ ने रौबीले लहजे में पूछा, क्या हुआ है? मिसेस सरकार का अपहरण हो गया है सर। अपहरणकर्ता 4 थे। चारों अपने चेहरे के चश्मे और रुमालों से ढके हुए थे। वे एक मारुति वैन में थे जिसका नंबर RZ 1252 था। नंबर किसने बताया? मिसेस कंचन चंदानी ने। उन्हें कैसे पता? उनका कहना है गैलरी में मौजूद उनका डॉगी अचानक बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। आमतौर पर वह इस तरह तभी भौंकता है जब कोई घर में घुसने की कोशिश करे। वे अपने बेडरूम की बालकनी में आई तो देखा कि मिस्टर सरकार के फ्लैट के सामने एक मारुति वैन खड़ी थी। वे माजरे को समझने की कोशिश कर ही रही थीं कि 4 लोग मिसेस सरकार को उठाए बाहर निकले और उन्हें गाड़ी में डाल लिया। वे समझ गईं कि मिसेस सरकार को किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए चिल्लाने लगीं। साथ ही गाड़ी का नंबर भी दिमाग में नोट कर लिया था। जब बदमाश गाड़ी लेकर भागे तब तक उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर पार्क के कई लोग घरों से निकल आए थे। सभी शोर मचाने लगे। कुछ ने गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। कई का दावा है कि उनके पत्थर गाड़ी में लगे थे। एकाएक विजय बोला, एक पत्थर वैन के पिछले कांच को तोड़ता हुआ उसके अंदर भी जा घुसा था। तुम्हें कैसे पता? रघुनाथ ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। हमारे तीसरे नेत्र ने देखा। बकवास न करो विजय, सीधी तरह बताओ। यह बात तुमने इतने दावे के साथ कैसे कह दी? अजी दावे के साथ कहाँ कही तुला राशि। हमने तो ऐसे ही हवा में उछाल दी और तुम हो कि उसे लपककर उछले उछले फिर रहे हो। छोड़ो उस बात को और अपने इस प्यादे से पूछताछ जारी रखो। रघुनाथ भले ही विजय को कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में घूर कर रह गया, लेकिन विकास के ज़हन में फुलझड़ियां सी छूट रही थीं।
वह हरगिज नहीं मान सकता कि विजय गुरु ने यह बात बगैर किसी ठोस आधार के कही होगी। निश्चित रूप से उन्हें कोई सुराग मिला होगा, लेकिन क्या और कब? वह भी तो शुरू से उनके साथ ही है। वह तो नहीं जान पाया कि किसी पत्थर ने बदमाशों की वैन का कांच तोड़ा है। वे कैसे जान गए? कहां से क्या सूत्र हाथ लगा उनके? काफी दिमाग घुमाने के बावजूद समझ न सका, जबकि रघुनाथ ने राघवन से पूछा, तुम यहाँ कितनी देर पहले पहुंचे? 15 मिनट पहले सर। वारदात के बारे में कैसे पता लगा? किसी ने 100 नंबर पर फोन किया था, वहां से मुझे सूचना दी गई, मैं तुरंत यहां पहुंच गया। घटना कितनी देर पहले की है? करीब 30 मिनट पहले की। यानी तुम्हारे आने से 15 मिनट पहले की? जी। गाड़ी का नंबर फ्लैश किया। मिसेस चंदानी से बात होते ही मैंने वायरलेस पर नंबर फ्लैश कर दिया है सर। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तब तो वे किसी नाके पर पकड़े जाने चाहिए। एकाएक विजय बोल पड़ा, नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? रघुनाथ ने उसे फिर घूरा। क्योंकि वैन को वे ज्यादा दूर नहीं ले गए, बल्कि एक मंदिर की बगल में खाली पड़ी जगह पर छोड़ गए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? काला जादू तुला राशि। विजय ने किसी तांत्रिक की तरह आंखें और उंगलियां घुमाते हुए कहा, काला जादू। उसके बूते पर हम बहुत कुछ जान जाते हैं। विकास बोला, इसका मतलब आपने वैन को यहाँ आते वक्त रास्ते ही में देख लिया था। तुम्हें हमारे काले जादू को हवा में उड़ाकर हल्का करने का कोई हक नहीं है तिलजले। पर कमाल है, हम सभी साथ आए हैं। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आप तो लगातार राजन अंकल से बातें करने में मशगूल थे। आपने उसे कब और कैसे देख लिया? हमारी दृष्टि को क्या तुम वैसे ही गिद्ध दृष्टि कहते हो? लेकिन कहाँ है वो मंदिर? इस पार्क के घेरे से निकलते ही जो सड़क है, उस पर बाईं तरफ मुश्किल से 500 मीटर चलना पड़ेगा। रघुनाथ हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था, जबकि विजय तुरंत ही इंस्पेक्टर राघवन से मुखातिब होता हुआ बोला, तुम वही राघवन हो न जिसने मिस्टर सरकार और मिसेस चंदानी के बीच अफेयर की अफवाह उड़ाई थी? जी, वह सकपका गया था, वह अफवाह नहीं थी। जो भी थी, लेकिन यह भी कम कमाल की बात नहीं है कि तुम तब से अब तक इसी थाने की कुर्सी तोड़ रहे हो। वह चुप रह गया। इस वक्त तो हम बिजी हैं राघवन प्यारे, लेकिन पहली फुर्सत मिलते ही तुमसे मोहब्बत भरी मुक्कालात करनी है। इसलिए हमारी परमिशन के बगैर यहाँ से फुटास की गोली मत ले लेना। जी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जो बता रहे थे कि विजय की बात उसके पल्ले नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह विजय को नहीं जानता था, लेकिन इतना तो समझ ही सकता था कि जो शख्स उसके सुपरिटेंडेंट के साथ है और इतनी बात कर रहा है, वह कोई बड़ा अफसर ही होगा। एकाएक विजय रघुनाथ से बोला, या एक काम करो रघु डार्लिंग, राघवन प्यारे को वैन के पास भेज दो। ये हमारे वहां पहुंचने तक उसकी रखवाली करेंगे। और तुम सुनो राघवन प्यारे, हमारे आने से पहले गाड़ी को कुंवारी कन्या समझना, न खुद स्पर्श करना, न ही किसी और को करने देना। बस उसके चारों तरफ इस तरह घूम घूम कर उसकी खूबसूरती का नजारा करते रहना, जैसे जवानी के दिनों में कन्याओं के विद्यालयों के चक्कर लगाते थे। सकपकाए से राघवन ने रघुनाथ की तरफ देखा। रघुनाथ ने कहा, जो साहब कहते हैं वो करो। राघवन तुरंत वहां से रवाना हो गया। लोग उन्हें, बल्कि खास तौर पर विकास के कंधे पर सवार मोंटो को बहुत ही दिलचस्प नजरों से देख रहे थे। ज्यादातर लोग जानते थे कि ऐसी वारदातों के बाद पुलिस अक्सर कुत्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन किसी बंदर के साथ पहुंचते पहली बार ही देखा था।
शायद वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बंदर इस घटना को सुलझाने के लिए क्या कर सकता है। विजय ने एकाएक राजन सरकार से कहा, सबसे पहले हम आपके दड़बे को अंदर से देखना चाहेंगे सरकारे आली। दड़बा क्या? विकास बोला, गुरु आपके फ्लैट की बात कर रहे हैं। ओह, राजन के मुंह से यही एक शब्द निकल सका। आओ तुलाराशि कहने के साथ विजय A74 के लोहे वाले गेट की तरफ बढ़ गया। फ्लैट को बाहर से देखकर ही बताया जा सकता था कि कुछ ही दिनों पहले उसकी पुताई हुई है। वैसे तो भीड़ ने उन्हें खुद ही रास्ता दे दिया था, फिर भी रघुनाथ की सिक्योरिटी में लगे पुलिस वाले रास्ता बनाने का नाटक करने लगे। खून, यहाँ तो खून पड़ा है। ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़े खून को देखते ही राजन के हलक से चीख सी निकल गई थी, कहीं यह इंदु का तो नहीं है, कहीं उन्होंने इंदु को डोट। विजय ने उसकी बात काटकर कहा, हमें नहीं लगता उन्होंने मिसेस इंदु पर किसी वेपन से वार किया होगा। फिर यह खून? विजय ने आंखों से दरवाजे और खून के बीच की दूरी को नापा और बोला, हमारे ख्याल से अपहरणकर्ताओं ने दरवाजे ही से मिसेस इंदु को धक्का दिया होगा। वे फर्श पर गिरी होंगी, सिर्फ फर्श से टकराया होगा। यह खून उसी चोट का है, इसका मतलब खून इंदु का ही है। विजय ने और कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। कमरे में मौजूद बाकी फर्नीचर ज्यों का त्यों यानी सलीके से रखा हुआ था, जो इस बात का द्योतक था कि वहां मिसेस सरकार और बदमाशों के बीच ज्यादा हाथापाई नहीं हुई थी। जो हुआ बस उसी क्षेत्र में हुआ था जहां खून पड़ा था। धनुष्टंकार को जाने क्या सूझा कि विकास के कंधे से कमरे के फर्श पर जा कूदा और फिर वापस जंप मारकर विकास के कंधे पर आ बैठा। यह हरकत उसने इतनी तेजी से की थी कि किसी की समझ में कुछ नहीं आया। विकास ने तो पूछ भी लिया, यह तुमने क्या किया मोंटो? धनुष्टंकार ने जेब से पौवा निकालकर मुंह से लगा लिया। उस क्षण विजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान रेंगी थी। खून से बचते हुए वे ड्राइंग रूम के बीच में पहुंच गए। विजय ने राजन से पूछा, आपका बेडरूम कहाँ है? आओ। चेहरे पर तनाव लिए राजन एक गैलरी की तरफ बढ़ गया। केवल 5 फुट लंबी गैलरी के बाद छोटी सी लॉबी थी, वही लॉबी जो इस कथानक के प्रथम दृश्य में दिखाई गई है। लॉबी के बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल और उसके चारों तरफ 6 कुर्सियां रखी हुई थीं। उसके नजदीक से गुजरता हुआ राजन उन्हें अपने बेडरूम में ले गया। वहां का एसी ऑन था, इस वजह से कमरा बाकी फ्लैट के मुकाबले ठंडा था। विजय की आंखों ने निरीक्षण शुरू किया। कमरा करीब 16 बाई 14 का था। फर्श पर वॉल टू वॉल ब्राउन कलर का मोटा कालीन बिछा हुआ था। शानदार नक्काशी युक्त डबल बेड पर साफ सुथरी चादर थी, जिस पर हल्की हल्की सलवटें पड़ी हुई थीं और पड़े हुए थे 3 रिमोट और 1 मोबाइल। देखने मात्र से लग रहा था कि एक रिमोट एसी से कनेक्टेड है, बाकी 2 एलसीडी से। बेड के दोनों तरफ 2 साइड ड्रॉज थीं, जिन पर एक जैसे 2 टेबल लैंप रखे थे। कमरे के एक कोने में राइटिंग टेबल और कुर्सी थी। टेबल पर कुछ कागजों के अलावा एक लैपटॉप भी रखा था। एलसीडी बेड के सामने वाली दीवार पर लगा हुआ था, जबकि एसी बाईं तरफ मौजूद विंडो में। विंडो के पार फ्लैट की साइड गैलरी थी। रघुनाथ बोला, मेरे ख्याल से बदमाशों के आने से पहले मिसेस सरकार इसी बेड पर लेटी हुई थीं। कैसे जाना? विजय ने पूछा। चादर में पड़ी सलवटें और उनके मोबाइल की मौजूदगी। तुम्हें कैसे पता तुलाराशि की यह मोबाइल उन्हीं का है? रघुनाथ थोड़ा झल्ला गया। उनके कमरे में है तो उन्हीं का होगा। बदमाश तो अपना मोबाइल छोड़ने से रहे। संक्षेप में कहो यार कि यह बात तुमने कॉमन सेंस से कही है।
वैसे तुम्हारी कॉमन सेंस आजकल काफी उछल-कूद मचा रही है। रघुनाथ यह सोचकर चुप रह गया कि विजय से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि विजय कमरे में मौजूद हर चीज को गौर से देखता हुआ चहलकदमी करने लगा। रघुनाथ पुनः बोला, मेरे ख्याल से तुम बेवजह जासूसी झाड़ रहे हो। यहाँ से बदमाशों का कोई सुराग हाथ लगने वाला नहीं है। कारण बदमाश यहाँ तक आए ही नहीं। उन्होंने ड्राइंग रूम में ही इंदु सरकार को कब्जे में लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लौट गए। ख्याल तो हमारा भी ऐसा ही है। फिर यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? विजय ने विचित्र स्वर में कहा, क्या पता अपहरणकर्ताओं ने वहीं से यानी ड्राइंग रूम से यहाँ थूक दिया हो। कम से कम थूकने के लिए तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। थूक दिया हो? रघुनाथ चिहुका, क्या मतलब हुआ इस बकवास का? थूकने से तुम्हारा क्या मतलब है? थूकने का मतलब थूकना ही होता है प्यारे, और अगर हमें यहाँ कहीं किसी का थूक मिल गया तो हम उसे लेबोरेटरी में भिजवाकर पता लगा लेंगे कि उसके मुंह में कितना गुटखा या खैनी थी। पता नहीं तुम कब क्या बकवास शुरू कर दो। फ्लैट के बाहर सड़क पर, वहां जहां उन्होंने वैन खड़ी की होगी, हमने गुटखे का पीक और खैनी का चूरा देखा है। जाहिर है उनमें से एक खैनी खाता है, दूसरा गुटखा चबाता है। ऐसा है भी तो उनका फ्लैट में थूकने का क्या मतलब हुआ? मतलब क्यों नहीं हुआ? ऐसे लोगों को थूकने की बीमारी होती है। वे कहीं भी कितनी भी दूर तक थूक सकते हैं। रघुनाथ बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। वो म्हारा पापड़ वाले को एकाएक विजय अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बहुत जोर से बाएं हाथ की हथेली पर मारता हुआ बोला, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हुआ? रघुनाथ ने पूछा। अभी हुआ नहीं है रघु डार्लिंग, होने वाला है, विजय ने उसी मस्त अंदाज में कहा था। अभी तो दर्द शुरू हुए हैं। यह भी नहीं पता कि नेचुरल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा। लड़की होगी या लड़का, होते ही तुम्हें बता देंगे। बक क्या रहे हो तुम? आप बताएं सरकारे आली। रघुनाथ की बात पर ध्यान दिए बगैर विजय ने राजन से पूछा, आपके एसी का मुंह कैसे फूटा? राजन चकरा गया। मतलब ये हम इसकी बात कर रहे हैं। विजय ने एसी के एक मुड़े हुए कोने की तरफ इशारा किया। ये कब और कैसे तिरछा हुआ? हमें नहीं पता। कमाल कर रहे हैं। आपका एसी और आप ही को नहीं पता। हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए, नहीं दिया तो न सही, इससे साला हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? विजय उसी मस्त अंदाज में बोला जो निरंतर विकास का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए था। विजय का अंदाज बता रहा था कि निश्चित रूप से उसके हाथ कोई मार्के का पॉइंट लगा है, मगर काफी दिमाग घुमाने के बावजूद नहीं समझ पा रहा था कि वह पॉइंट आखिर है क्या। बात क्या है गुरु? अंततः उसने पूछ ही लिया। अचानक आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही चहकने लगे हैं। चहक ही रहे हैं, न दिलजले, बहक तो नहीं रहे। लोग तो साले आजकल बगैर पिए ही बहकने लगते हैं। मैं कारण पूछ रहा हूँ। काहे का? चहकने का। चिड़ियों से पूछो कि वे डाल डाल पर चहकती क्यों फिरती हैं। वे बता देंगी तो हम भी बता देंगे। मतलब आप नहीं बताएंगे? हमने बताया कि हम कब बताएंगे। मुझे मालूम है जो बात आपको नहीं बतानी होती उसे गोल गोल घुमाते रहते हैं। जब मालूम है प्यारे तो धो ही क्यों? मतलब पूछ ही क्यों रहे हो? वो जो भी बात है, हमें उसका मजा उसी तरह लेने दो जैसे गूंगी गुड़ का मजा लेती है। उसका स्वाद किसी को बता नहीं पाती।
विकास चुप रह गया क्योंकि समझ चुका था कि अब भले ही चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए लेकिन विजय के मुंह से वह बात नहीं उगलवाई जा सकेगी जिसे वह नहीं बताना चाहता, परंतु उसके ज़हन में यह सवाल अटक कर रह गया था। यह तो तय था कि विजय किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है, लेकिन किस सुराग के आधार पर, किस निष्कर्ष पर? विकास ने भी काफी बारीकी से कमरे में मौजूद एक एक वस्तु को देखा, मगर कम से कम उसके हाथ कुछ न लग सका। जबकि विजय ने राजन सरकार से पूछा था, कान्हा का कमरा कहाँ है? इस दीवार के उस तरफ। राजन ने उस दीवार के विपरीत वाली दीवार की तरफ इशारा किया जिस पर एसी था। हम उसे देखना चाहते हैं। आओ, कहने के बाद वह पुनः लॉबी में आया और उन्हें उस कमरे में ले गया जिसका दरवाजा उसके बेडरूम के दरवाजे के बगल में था। वह कमरा 14 बाई 12 का था। उसमें भी एक डबल बेड, एक राइटिंग टेबल, कुर्सी, एसी और टीवी मौजूद था। टीवी के अलावा वहां एक सीडी प्लेयर भी रखा हुआ था और इस कमरे में विंडो नहीं बल्कि स्प्लिट एसी लगा हुआ था। सारे फ्लैट की तरह वहां भी कुछ ही दिन पहले पुताई हुई थी। विजय ने पूछा ही लिया, पुताई कब कराई? 3 महीने पहले, राजन सरकार ने बताया। मुकम्मल कमरे का निरीक्षण करने के बाद विजय ने दोनों कमरों के बीच की दीवार को अपनी मुट्ठी से ठोकते हुए कहा, यह सिर्फ 4 इंच की है सरकारे आली। अगर किसी और ने कान्हा और मीना को हॉकी से मारा था तो वे चीखे जरूर होंगे और ये दीवार उनकी आवाजों को आपके बेडरूम में जाने से नहीं रोक सकी होगी। मानता तो मैं भी हूँ, यह बात माननी पड़ेगी क्योंकि आपके न मानने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुलिस का अगर यह कहना है कि उस हालत में आप सोते नहीं रह सके होंगे तो उसका कहना ठीक ही है। तुम कान्हा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या इंदु के किडनैपर्स का पता लगाने की? हाँ यार, विजय ने अपने माथे पर हाथ मारा और इस तरह बोला जैसे सचमुच भटक गया था। हम तो यह भूल ही गए कि इस वक्त हम यहाँ आपकी धर्मपत्नी के किडनैप की डोर सुलझाने आए थे। पुराने मामले में जा उलझे। इससे तो हमें निकलना पड़ेगा, मगर प्लीज यह और बता दीजिए कि मीना कहाँ सोती थी। आओ, कहने के साथ वह उन्हें उस छोटे से कमरे में ले गया जिसमें इस वक्त भी फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ था। कमरे का निरीक्षण करते विजय ने पूछा, हर कमरे की तरह इस कमरे में भी 4 कोने हैं। हॉकियां कौन से कोने में रखी थीं? हॉकियां इस कमरे में नहीं थीं विजय, राजन सरकार ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे इस सेंटेंस को कहते कहते थक चुका हो। पुलिस का कहना तो यही है कि कितनी बार कहूं, वो सारी स्टोरी झूठी है। मैं अपनी हॉकियां मीना के कमरे में क्यों रखूंगा? कहाँ रखी थीं? हमेशा की तरह बेडरूम में। तो पुलिस ने अपनी स्टोरी में उन्हें यहाँ क्यों दिखाया? आपके कमरे में ही क्यों नहीं दिखा दिया, जो कि बकौल आपके सच भी था? वे यदि अपनी स्टोरी में यही कह देते कि आपने अपने कमरे से हॉकी लाकर उन दोनों को मार दिया तो क्या फर्क पड़ जाता? राघवन ने अपनी स्टोरी एक एक पॉइंट पर बहुत गौर करके बनाई है। उस स्टोरी के मुताबिक वह यह कहना चाहता है कि अपने कमरे में मैंने खटके की आवाज सुनी। मैं लॉबी में आया। उस वक्त तक मुझे यह पता नहीं था कि मीना कान्हा के कमरे में है। इस बात का इल्म तब हुआ जब मीना को उसके कमरे में नहीं पाया। ऐसा इल्म होते ही मेरे ज़हन पर गुस्सा सवार हो गया और यहाँ रखी 2 में से एक हॉकी उठाकर कान्हा के कमरे में पहुंचा। अगर वे अपनी स्टोरी यूं गढ़ते कि मैं अपने कमरे से ही हॉकी लेकर निकला था तो सवाल उठता कि बाहर आने से पहले मुझे मीना और कान्हा के एक कमरे में होने के बारे में कैसे पता लगा। यह सवाल न उठे, इसीलिए उन्होंने हॉकियों का यहाँ होना बताया है। अगले दिन यानी हत्या वाली सुबह पुलिस को आपके कमरे से कोई हॉकी नहीं मिली। यह सच है। कहाँ चली गईं? मुझे नहीं मालूम।
यह जवाब जंचने वाला नहीं है। इसीलिए पुलिस ने माना कि उन्हें आपने ही गायब किया था और वे आज तक भी नहीं मिली हैं। इसलिए क्योंकि उनमें से कोई एक हॉकी मर्डर वेपन थी। मुझे मालूम है मेरा जवाब जंचने वाला नहीं है, पर सच्चाई यही है। हॉकियां वहां से गायब थीं जहां मैंने 4 जून की रात रखी थीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि हत्यारा या हत्यारे जो भी थे वे कान्हा के कमरे में जाने से पहले आपके कमरे में आए, वहां से हॉकियां उठाईं और तब कान्हा के कमरे में जाकर हत्याएं की। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें पेंच यह है कि 5 जून की सुबह जब हम सोकर उठे तो कमरे का दरवाजा अंदर की तरफ से ठीक उसी तरह बंद था जिस तरह हमने सोने से पहले 4 जून की रात को किया था। तो फिर आपके कमरे से हॉकियां कौन और कैसे ले गया? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका मैं संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि लाख दिमाग खपाने के बावजूद नहीं समझ पा रहा कि क्या कैसे हुआ। विजय इनकार में गर्दन हिला उठा। आपको बेगुनाह साबित करना तो वाकई नामुमकिन सा काम है। बकौल आपका कमरा अंदर से बंद था और हॉकियां गायब हो गईं। कैसे हो सकता है ऐसा? एक पुरानी कहावत है, चोर आंखों में लगा काजल चुरा लिया करते थे और जिनकी आंखों से चुराया करते थे उन्हें पता तक नहीं लग पाता था कि काजल चुरा लिया गया है। यह मामला तो कुछ वैसा ही है। एक बार फिर चुप रह जाने के अलावा जैसे राजन सरकार के पास कोई चारा न था। विजय के उपरोक्त शब्दों से उसके चेहरे पर निराशा जरूर फैल गई थी। कुछ देर निराशा में डूबा रहा, लेकिन फिर अचानक इस तरह बोला जैसे उसका ज़हन इंदु की तरफ मुड़ गया हो। हम फिर कान्हा मर्डर केस में उलझ गए, जबकि इस वक्त सबसे पहली जरूरत इंदु का पता लगाना है। सो तो है, विजय ने भी खुद को कान्हा मर्डर केस से बाहर निकाला। उसके लिए हमें मिसेस चंदानी से रूबरू होना पड़ेगा और उनसे रूबरू होना तो कान्हा मर्डर केस के सिलसिले में भी जरूरी है। बहरहाल वे एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कंचन पर नजर पड़ते ही विजय के ज़हन में सबसे पहला ख्याल यह उभरा था कि वाकई कोई भी मर्द इस औरत के रूप जाल में फंस सकता है। उसकी उम्र करीब 45 साल थी, मगर उम्र के उस पड़ाव पर भी वह बेहद आकर्षक ही नहीं बल्कि सेक्सी भी नजर आती थी। लंबे कद की थी वह, गोरे और गोल चेहरे वाली, आंखें बड़ी बड़ी और बेहद नशीली थीं। त्वचा चमकीली, कोई झुर्री नहीं, पेट अंदर, जिस्म गठा हुआ, भारी वक्ष, भारी नितंब, गुलाबी होंठ, किनारे और कनपटियों की कुछ लटें सफेद हो गई थीं, मगर वे लटें उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थीं। इस वक्त वह शिफॉन की सफेद साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में गजब ढा रही थी। उसके गोल और गोरे बाजू साफ दृष्टिगोचर हो रहे थे। एक भी बाल नहीं था उन पर। जिस वक्त विजय विकास, रघुनाथ, धनुष्टंकार और राजन सरकार के साथ A74 से बाहर निकला, उस वक्त भी कॉलोनी वालों की भीड़ फ्लैट के बाहर बदस्तूर लगी हुई थी। उसी में कंचन चंदानी भी थी। राजन सरकार ने उसके करीब पहुंचकर कहा था, कंचन, मिस्टर विजय तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके चेहरे पर उलझन के से भाव उभरे। पूछा, कौन मिस्टर विजय? मैंने कान्हा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इन्हें ही सौंपी है। राजन सरकार ने विजय की तरफ इशारा करके कहा था, ये इस देश के सबसे बड़े जासूस हैं। अजी नहीं कहने के साथ विजय ने अपना चेहरा इस कदर लाल कर लिया जैसे 16 साल की लड़की को किसी ने पहली बार प्रपोज किया हो, और तथा कहता चला गया, हम तो न पिद्दी हैं, न पिद्दी के शोरबे। ये तो राजन सरकार साहब की जर्रानबाजी है कि हमें इतने भारी भरकम शब्दों से नवाज रहे हैं।
उसकी इस हरकत ने कंचन को हतप्रभ सा कर दिया। वह चाहकर भी कुछ बोल न सकी, जबकि विजय ने शर्माते से अंदाज में कहा, क्या आप हमें अपने फ्लैट के अंदर बैठाकर बातें करने का सुअवसर प्रदान करेंगी? कंचन चंदानी समझ न सकी कि विजय किस किस्म का जीव है। बोली, मुझसे क्या बात करनी चाहते हैं? थोड़ी प्राइवेट लिमिटेड बातें हैं, विजय उसी टोन में बोला था, सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकती। कंचन चंदानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजन सरकार ने बात संभाली। मिस्टर विजय, इसलिए तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले तुम्ही ने इंदु के किडनैपर्स को देखा था और गाड़ी का नंबर पुलिस को बताया था। आइए कहकर वह A76 की तरफ बढ़ गई। लोहे वाला गेट पार करके वे गैलरी में पहुंचे ही थे कि कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंजने लगी। वह बोली, डरिए नहीं, मैंने उसे बांध दिया है। बड़ा अच्छा किया, विजय बोला, वरना हम यहीं से भाग जाते और आप गुनाह हो जाती। ये बेचारे प्लस माइनस बन जाते। एक बार फिर कंचन चंदानी की समझ में विजय की बात नहीं आई, बल्कि बात की तो बात ही दूर, विजय ही उसकी समझ में नहीं आया था। लेकिन वह कुछ बोली नहीं, खामोशी के साथ उन्हें अपने ड्राइंग रूम में ले आई। बैठने का इशारा करने के बाद खुद भी एक सोफा चेयर पर बैठ गई। विजय बोला, अब आप पूछेंगी कि हम गर्म लेंगे या ठंडा? दरअसल हम ठंडे में गर्म मिलाकर पीते हैं। क्या आप कोई ऐसा पेय पेश कर सकती हैं? अंततः कंचन चंदानी के मुंह से यह शब्द फिसल ही गए, यह आदमी पागल है क्या? जी पूरा पागल तो नहीं, पर थोड़ा सा खिसका हुआ जरूर हूँ, विजय ने कहा। इसलिए लोग मेरे नजदीक से जरा खिसक कर ही बैठते हैं, क्योंकि मैं कब कहाँ चूट लूं कुछ पता नहीं। कंचन चंदानी हकबकाकर राजन की तरफ देखने लगी। इस बार विकास भी अपने होठों पर फैलने वाली मुस्कान को नहीं रोक सका, जबकि रघुनाथ विजय की हरकतों पर झल्ला रहा था। मोंटो ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया था। राजन ने कहा, कंचन, मिस्टर विजय मजाक कर रहे हैं। मजाक? वह चिहुंकी, यह किस किस्म का मजाक है? प्लीज विजय, तुम्हें कंचन से जो पूछना है सीधे सीधे पूछ लो। राजन सरकार ने बात को संभालने की कोशिश की, इस बेचारी को हलकान क्यों कर रहे हो? आपने पहले ही ऐसा कह दिया होता तो हम इतने शर्माते ही क्यों? विजय ने सीधे कंचन की आंखों में झांका। सीधे सीधे ही पूछ सकते हैं तो सीधे सीधे ही बताइए, आपने क्या देखा? कंचन ने वही कहा जो राघवन ने बताया था। विजय का सवाल, जब वे सरकारनी को वैन में ठूंस रहे थे उस वक्त वे चीख चिल्ला रही थीं या नहीं? सरकारनी? मिस्टर सरकार की पत्नी सरकारनी ही हुई न? इस बार तो कंचन चंदानी भी ठहाका लगाकर हंस पड़ी, और जब उसने ऐसा किया तो मोतियों जैसे दांत चमक उठे। बड़ी खनकदार हंसी थी उसकी। हंसती हुई बोली, आप तो वाकई बहुत दिलचस्प आदमी हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंदु को सरकारनी भी कहा जा सकता है। आदत खराब है हमारी, विजय ने कहा। हम वही करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होता। इंदु चिल्ला नहीं रही थी। क्यों? मुझे क्या पता, जरूर वे बेहोश होंगी। शायद ऐसा ही था। होश में होती तो चिल्लाती क्यों नहीं? शायद नहीं। पक्का, विजय बोला। उन्हें इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया था। मोंटो प्यारे, वो सिरिंज निकालकर मेज पर पटक दो जिसे तुमने अपने अब्बाजान की प्रॉपर्टी की तरह सरकारे आली के ड्राइंग रूम से उठाकर अपनी जेब के हवाले किया था। धनुष्टंकार ने ऐसे स्टाइल में माथे पर हाथ मारा जैसे कह रहा हो, ये बात भी छुपी न रह सकी। उसने अपने छोटे से कोट की जेब से सिरिंज निकालकर मेज पर रख दी। ओह! सिरिंज पर नजरें गड़ाए राजन सरकार के मुंह से शब्द निकले, इससे तो लगता है कि वे लोग बहुत बेरहम हैं। प्लीज विजय,
जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश करो कि वे लोग इंदु को कहां ले गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि कैसा न हो कि कहीं वे इंदु को कोई नुकसान न पहुंचा दें। इस तरफ से बेफिक्र रहो, विजय ने कहा। वे उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कैसे कह सकते हो? नुकसान पहुंचाना होता तो किडनैप करके नहीं ले गए होते, वहीं फ्लैट में ही नुकसान पहुंचाकर निकल गए होते। सुनते रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग पार्ट में।